नमस्कार दोस्तों। आज 17 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो जिला पास के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ डॉपलर वेदर रेडार्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को पूरा देखेंगे, कब स्टार्ट हुआ था और अभी इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। अभी इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपना 74वां आर्मी दिवस, तो उसके बारे में भी देखेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर सेशन की। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 74th आर्मी डे। कि भाई इंडिया यहाँ पे अपना 74वां आर्मी दिवस को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 15 जनवरी इन इंडिया। 15 जनवरी को हर साल भारत के अंदर जो हमारे जवानों के द्वारा शहादत दी गई थी और अपनी कंट्री के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, तो उसके उन चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि उनकी वजह से आज हम कहाँ पे हैं। दिस इज़ द दिस ईयर इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 74th आर्मी डे। इस साल 74वां आर्मी दिवस मनाया जा रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 15 जनवरी 1949 के दिन फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने पहली बार फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे, वो इंडियन आर्मी के। तो उनसे पहले कौन थे कमांडर इन चीफ? वो थे सर फ्रांसिस बुचर, जो कि लास्ट ब्रिटिश पर्सन रहे थे जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया था। के एम करियप्पा ने एक स्लोगन को अडॉप्ट किया था, जय हिंद, जिसका मतलब क्या था? विक्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जीत। ही इज आल्सो वन ऑफ द ओनली टू इंडियन आर्मी ऑफिसर टू होल्ड फर्स्ट 5 स्टार रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो इंडियन आर्मी के अंदर आज तक केवल दो ही ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं जिनके पास 5 स्टार रैंक उनके पास था। ठीक है, तो पहले कौन कौन थे उसके अंदर? सर मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ थे एक तो, ठीक है ना, और फिर दूसरे कौन थे? के एम करियप्पा। आर्मी डे की बात करें तो हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द सोल्जर्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ऑनर देने के लिए। हु सेट who have set the greatest example of selfless service and brotherhood and more than anything love for their country। कि भाई उन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान देने तक को वो रेडी हैं। इतने ख़राब मौसम चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बैठ के हमारी कंट्री की रक्षा करते हैं। हर साल आर्मी डे को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? एक परेड निकाली जाती है इस दिन। कहाँ पे? करियप्पा परेड ग्राउंड, जो कि दिल्ली कंटोनमेंट में अभी भी है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी का ओरिजिनेशन कब हुआ था? ये हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो उन्होंने अपनी क्या है ना, सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस का गठन किया। ठीक है, उस टाइम पे इसको पहली बार इसका ओरिजिनेशन हुआ था, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में तब्दील हो गई। और जैसे ही भारत को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम ये ब्रिटिश नाम से आगे हट गया और उस टाइम पे हमारी क्या बच गई? द इंडियन आर्मी। इसका फाउंडेशन हुआ था ऑलमोस्ट 126 साल पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1 अप्रैल 1895 को। इंडियन आर्मी इज कंसिडर वर्ल्ड्स फोर्थ स्ट्रोंगेस्ट आर्मी। पूरी दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे स्ट्रोंगेस्ट आर्मी के रूप में हमारे को जाना जाता है। अब बात करते हैं जोजिला के बारे में। रिसेंटली, ये एक बार ये पुरानी न्यूज़ है ना, इसको भूल जाओ। तो क्या था ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वहाँ पे काफ़ी एवलांचेज आ रहे हैं जोजिला पास के ऊपर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है ना, और वो अच्छे से सेट हो नहीं पाया है, तो इस वजह से मैं भी एक ये भी रीज़न हो सकता है वहाँ पे एवलांचेज आने का। वो चीज़ चलो वो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम की है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो जिला पास है कहाँ पे? ये लोकेटेड है द्रास रीजन के अंदर, जो कि लद्दाख के एल्टीट्यूड 11,650 फीट की हाइट पे है। व्हाट इज़ जोजिला? हाई माउंटेन पास है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के अंदर पड़ता है। और किस किस को लिंक करता है ये लिंक करता है लेह और श्रीनगर को, और प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। जोजिला को किसी और नाम से भी जाना जाता है, माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स। और ये सर्दियों के अंदर पहले मोस्टली बंद ही रहता था, लेकिन 2018 में यहाँ पे एक टनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल एंड स्ट्रेटेजिक बाई डायरेक्शनल टनल है, जो प्रोवाइड करती है हर वेदर के अंदर कनेक्टिविटी, चाहे यहाँ पे स्नोफॉल हो या कुछ भी हो, है ना। अब हम टनल्स के होते हुए निकल जाएंगे कहाँ कहाँ? श्रीनगर, कारगिल और लेह। पासिस की बात करें तो यहाँ पे एक तो बेनिहाल पास है, जो कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से जोड़ता है। फिर बारालाचला पास है,
जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को लेह की डिस्ट्रिक्ट लद्दाख से जोड़ता है। फिर फोटुला पास है जो लेह को कारगिल से जोड़ता है। फिर रोहतांग पास है जो कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। फिर सिपकिला पास है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको जोड़ता है ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत। फिर जलेपला है, ये भी सिक्किम और अरुणाचल ऑटोनोमस तिब्बत को कनेक्ट करता है। लिपू लेक की बात करें तो ये है चोडन्स वैली ऑफ इंडिया, जो कि ऑटोनोमस रीजन है कहाँ का, तिब्बत का, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड, चाइना एंड नेपाल। फिर बात करते हैं खारदुंगला की। लद्दाख विद द सियाचिन ग्लेशियर, इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। खारदुंगला में क्या है ना, ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर बात करते हैं बोमदी ला, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब बात करते हैं डोपलर इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज डोपलर वेदर रेडार्स, है ना। अभी ओकेजन कौन सा था, 148वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, यानी कि आईएमडी का। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस हैज़ इनोग्रेटेड द डोपलर वेदर रेडार। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा किसको इनोग्रेट किया गया, किसका फाउंडेशन किया गया यहाँ पे, डोपलर वेदर रेडार्स का, जो कि कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का ये भी प्लान है कि इससे पूरे कंट्री को कवर किया जाए, मतलब हर एक जगह ये इंस्टॉल किए जाए करीबन 2025 तक, जो कि हमको बिल्कुल एक्यूरेट फोरकास्ट और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में बताएगा, जैसे कि रेनफॉल की इंटेंसिटी कैसी होगी, विंड की स्पीड और उसकी मतलब क्या है, कितना गर्म है, कितनी ठंडी हवाएं चल रही है, वेलोसिटी कहाँ कितनी तेज़ होगी उसकी, है ना। और लोकेशन बताएगा कहाँ का, कि स्ट्रॉम का सेंटर कहाँ है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है टोर्नेडो की। तो ये सब यहाँ पे हमको बताता रहेगा। ये किस पे बेस्ड है, ये है डोपलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। द रेडार इज डिजाइन टू इम्प्रूव द प्रिसीजन इन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, कि भाई दूर दराज का एरिया की अगर हमको फोरकास्टिंग चाहिए, पता लगाना है कि वहाँ पे मौसम कैसा रहने वाला है या अभी कैसा है, तो वो इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये होता है हमारा रेडार। और ये क्या है ना, ऐसे इकोज़ को छोड़ता है, ठीक है। और वो इकोज़ क्या है ना, किसी चीज़ से आई मीन जो ये है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या वेव्स को छोड़ता है, और वो किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आएंगी ना, तो उससे इस चीज़ को उसकी डिस्टेंस का पता लग जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ है, इसका डिस्टेंस का पता लगाना है, तो ये आएगी और ये सारी वेव इससे टकराएंगी, इससे पास तो हो नहीं पाएंगी। जैसे ही इससे टकराएंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे रडार के पास पहुँच जाएंगी, उससे क्या पता लग जाएगा इसकी डिस्टेंस क्या है। और ऐसे ही ये हमको बता सकता है कि कितनी इंटेंसिटी की रेन हो रही है, कितनी तेज़ वर्षावन वहाँ पे हो रहा है, तो उस चीज़ का भी हमको इसके थ्रू पता लग जाएगा। व्हाट इज़ रडार, रडार एक रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग डिवाइस होता है, जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, किस फॉर्म में, माइक्रोवेव रीजन के अंदर में ये वेव्स को फेंकता है, टू डिटेक्ट द लोकेशन, एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी एंड मूवमेंट ऑफ द मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि भाई कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है या नहीं है ना, तो वो सब के बारे में डिटेक्ट कर देता है। डोपलर रेडार क्या होता है, ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड रेडार होता है जो यूज़ करता है डोपलर इफेक्ट को, जहाँ से प्रोड्यूस होती है वेलोसिटी का डाटा हमको पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है। डोपलर इफेक्ट की बात करें तो व्हेन द सोर्स एंड द सिग्नल्स आर रिलेटिव इन मोशन टू ईच अदर, देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये होता है डोपलर इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, इस इंसान को ये एम्बुलेंस जाती हुई दूर दिखाई दे रही है और इसकी आवाज़ भी कम हो गई। अब हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जो इसके पास में होगा एम्बुलेंस के, तो उसको तेज़ आवाज़ सुनाई देगी इसकी, है ना, जो ये सायरन होता है, और ऊपर से जो इसकी स्पीड भी इसको पता लगेगी। तो ये पूरा मैटर कैसे पता लगता है, डोपलर इफेक्ट से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड होगा, है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 10 जनवरी को 2019 में, इसको लॉन्च किया गया था, ताकि हम टैकल कर सके जो भी पोल्यूशन हमारी कंट्रीज़ में, अपनी कंट्री में काफ़ी काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर उनकी काउंटिंग होती है कि सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और देश का जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ये टाइमलाइन है अगर आप देखना चाहो तो, कि भाई
1974 के अंदर सीपीसीबी का गठन हुआ था, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था। किसके अंडर में? अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंडर में। 1981 के अंदर इसको पावर दे दी गई और फंक्शन दे दी गई। कौन सी एक्ट के अंडर में? अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। 1986 के अंदर इसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी प्रोविजन डाला गया। 94 के अंदर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि NAAQS को, NAAQS को। ठीक है ना, इसको भी अभी पढ़ेंगे। 1998 में 1998 में एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो एड्रेस क्या करती है, उसका काम क्या होगा कि एयर पोल्यूशन नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर कैसा है, उसको कैसे टैकल किया जाए। 1998 के अंदर फिर से NAAQ का क्या करा गया, पूरा स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया गया, इसके अंदर और चीज़ों को ऐड किया गया। 2009 के अंदर इसके अंदर PM 2.5 को भी ऐड कर दिया गया। 2014 के अंदर इसकी एक नई मेथडोलॉजी को एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को एस्टेब्लिश किया गया। 2016 के अंदर 2.5 को ऐड कर दिया गया NAMP प्रोग्राम के अंदर। 2016 में क्या किया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया कि भाई दिल्ली NCR रीजन के अंदर कितना पोल्यूशन है, उससे टैकल कैसे किया जाए, पूरा एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया गया। 2018 के अप्रैल में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया, जहां पे 637 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जुलाई के अंदर 102 ऐसी सिटीज़ को यहाँ पे पहचाना गया, उनकी लिस्ट बनाएगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था। और 2019 के अगस्त के 20 में 20 और ऐसी सिटीज़ को इसके अंदर अनाउंस कर दिया गया। 2018 के 10वें महीने में EPCA ने रिकंस्ट्रक्ट किया नए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एकेडमी एंड सिविल सोसाइटी। 2019 में एनकैप का फाइनल प्रपोजल रिलीज हुआ, जिसका बजट कितना रखा गया, 300 करोड़। और 2024 का यहाँ पे क्या टारगेट रखा गया एनकैप के द्वारा कि PM 2.5 पोल्यूटेंट जो है, जो कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के अंदर है, उसको 20 से 30% कम किया जाए 2017 के लेवल से। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता ही दिया। वैसे इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जनवरी 2019 के अंदर। ये पहला फर्स्ट एवर एफर्ट था जहाँ पे कंट्री के अंदर फ्रेम किया गया था एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे टाइम बाउंड के अंदर जो कुछ जितना भी लेवल था ना एयर पोल्यूशन का, उसको घटाया जाने की बात की जा रही थी। और यहाँ पे क्या था ना, ये तो पुराना डेटा, खैर इसको तो छोड़ ही दो, अभी मैं नया बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था, इस पूरे प्रोग्राम में 132 सिटीज़ को ऐड किया गया था CPCB के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी सिटीज़ भी थी जो इससे बाहर थी, उनको भी बाद में ऐड कर लिया गया था। NAAQS के द्वारा कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को रखा गया इसके अंदर, जिसको ये आइडेंटिफाई करता है और पूरा इसका डेटा रखता है, तो वो है PM10, 2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लीड, बेंजीन और बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल। अभी बात करते हैं कि टारगेट लेवल्स क्या हैं। करंट सिनारियो की बात करें तो जो PM 2.5 का कितना लेवल होना चाहिए, करीबन 40 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और PM 10 का कितना होना चाहिए, 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नए टारगेट्स जो अभी डिसाइड किए गए हैं एनकैप के द्वारा, उसमें PM 10 का कितना रिड्यूस करना है हमको, ये करना है करीबन 20%। और मतलब PM10 और 2.5 का 20 से 30% तक कम करना था 2024 तक, है ना। जो और बेस ईयर कौन सा रखना है, 2017, कि 2017 से अभी तक 2024 तक क्या ना 30% हमको ख़त्म करना है। लेकिन सितंबर 2022 के अंदर इसको फिर से रिवाइज कर दिया गया, नया टारगेट रखा गया 40% ख़त्म करना है भाई 2026 तक। तो इस तरह से नए नए टारगेट्स यहाँ पे लाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही कि एनकैप के द्वारा मैनेज कर लिया गया है क्या रिड्यूस पोल्यूशन कंट्रोल करने में, तो इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही केवल 2019 का डेटा अगर हम उठा के देखेंगे तो केवल और केवल 7% ही वहाँ पे हमको पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती है। व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन? तो उसमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल को जारी किया गया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सफ़र। एयर क्वालिटी इंडेक्स को डेवलप किया गया, जहाँ पे 8 पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे हर टाइम मॉनिटर किया जाता है, जिसके अंदर PM 2.5, PM10, अमोनिया, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड आती है।
फिर बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो केवल और केवल दिल्ली के लिए बनाया गया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या हो जाता है ना, स्मोक ज़्यादा आ जाती है, वहाँ पे आँखें जलने, मतलब पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक लेवल पे चला जाता है। तो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल एक्शन प्लान्स बनाए गए थे और उन्हीं की बातें की यहाँ पे की जा रही है। पहला तो क्या है कि BS6 के जितने भी नॉर्म्स के व्हीकल हैं उन्हीं को अलाउ किया जाने लग गया दिल्ली के अंदर। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा तवज्जो देने स्टार्ट कर दी गई। कई गवर्नमेंट बसेस जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको भी अभी क्या कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर में। फिर ऑड इवन पॉलिसी लाई गई कि इमरजेंसी जब हो जाती है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो ट्रैफ़िक को कम करने के लिए, ठीक है, गाड़ियों को कम करने के लिए ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, उस समय पे ऑड इवन पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है। फिर एक नई कमीशन बनाएगी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। फार्मर्स को सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया टर्बो हैप्पी सीडर्स मशीन के लिए, जहाँ पे कि भई आस-पास के जितना भी रीजन हो वहाँ पे पराली का जलाया ना जाए। है ना? पराली जलाने से पूरा धुआँ कहाँ पे पहुँच जाता है? दिल्ली के अंदर पहुँच जाता है। तो उन मशीनों से क्या है ना कि वो पराली की समस्या ही खत्म हो जाएगी, जिससे स्टबल बर्निंग नहीं होगी, पॉल्यूशन फैलेगा नहीं, धुआँ होगा नहीं। फिर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP को स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर में 4 पॉल्यूटेंट्स को निगरानी रखी जाती थी, SO2, NO2, PM10 एंड 2.5। इनके ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग हर एक लोकेशन पे की जाने लगी। ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और इसकी अगर PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एक और चैनल बनाया है, अगर वहाँ की वीडियो आपको देखनी है, अगर वो आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर सके तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।